हेलो दोस्तों, मैं लोकेश सैनी आपका वीसीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखो, लास्ट क्लास तक हमने गति के बारे में पढ़ लिया था। गति क्या होती है, गति के समीकरण और गति कितने प्रकार की होती है, उन सब के बारे में अपन ने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो उनसे संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हो और आप पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, हम आपको उसका जवाब आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो जो लास्ट क्लास अपने थी वहाँ तक हम बात कर चुके थे गति से संबंधित जितने भी प्रकार थे उसके, गति के समीकरण, नियम तथा अपन ने पढ़ी थे आधारभूत भौतिकी, जहाँ पर अपन ने बल, विस्थापन, द्रव्यमान, भार वगैरह, वेग, चाल, इनके बारे में अपन ने डिटेल से पढ़ा था। अब हम इसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है बल एवं गति, जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसमें अपन ने गति पढ़ लिया कंप्लीट। आज अपन बात करेंगे बल के बारे में, फोर्स। किसके बारे में बात करेंगे आज हम? फोर्स के बारे में, बल के बारे में। तो अगर आपसे कोई बोले कि बल क्या है तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये बोलोगे कि सर, हम किसी के ऊपर अगर दबाव लगाते हैं तो यदि उस वस्तु में जिस पर हम बल लगा रहे हैं, दबाव लगा रहे हैं, अगर उसमें परिवर्तन हो जाए या उस परिवर्तन को जो कोई प्रेरित करे, ऐसी भौतिक राशि जो किसी वस्तु में परिवर्तन करे या परिवर्तन को प्रेरित करे, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। जैसे मान के चलो मैंने किसी में धक्का लगाया और धक्का लगाने से वो आगे बढ़ गया, मतलब मैंने क्या लगाया? उस पर बल लगाया। मैं किसी दीवार में प्रॉपर धक्का मार रहा हूँ, सुबह से शाम हो गई धक्का मारते मारते, लेकिन वो आगे विस्थापन ही नहीं हुआ। वैसे अगर अपन 9th और 10th वगैरह की इन क्लासों की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि बल का मतलब है कि किसी वस्तु में जब तक गति नहीं होगी, उसमें कह सकते हैं उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक आप बल नहीं कह सकते। मतलब कार्य जिसको अपन कहते हैं, बल और कार्य, बल लगाओगे तो कार्य होगा। अगर आपसे बोले कि कार्य क्या है, अब सुबह से लेकर के आप शाम तक इस तरीके से मार करके यूँ लेके खड़े हो, तो ये आपका कोई कार्य नहीं है। कार्य होता है जब किसी वस्तु की स्थिति में अपन क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, तो क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बल का मतलब है कि जब कार्य कब होगा? जब बल लगाएंगे। तो बल यहाँ पर दो चीज़ों को डिनोट करता है कि या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर ले, वो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। या फिर उस परिवर्तन को अपन कह सकते हैं कि आपने बल तो लगाया लेकिन आप उसकी क्षमता के अनुसार पूरा बल नहीं लगा पाए, लेकिन आपने बल तो लगाया, प्रेरित तो कर रहे हो आप उसमें गति को, तो उसे अपन क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो अगर यहाँ पर अपन बल की परिभाषा देखें तो बल एक ऐसी भौतिक राशि है, बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या उस परिवर्तन को क्या करे? प्रेरित कर दे। तो बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी स्थिति में या वस्तु की स्थिति में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे या उस परिवर्तन को क्या करे? प्रेरित करे। तो यहाँ पर अपन बल के बारे में देख सकते हैं कि बल ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन को प्रेरित करे। बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो वस्तु की स्थिति में, इस तरीके से कर लो इसको, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन को प्रेरित करे, क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अपन जानते हैं कि F बराबर होता है ma। F बराबर क्या होता है? ma। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इनटू त्वरण।
जहाँ पर त्वरण कैसी राशि होती है, एक सदिश राशि होती है, इस वजह से यहाँ पर जो बल है ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, वेक्टर राशि या सदिश राशि। तो आप इन चीज़ों का याद रखना कि मैं क्या बोलता जा रहा हूँ। F बराबर ma और बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें कि इस बल के मात्रक कौन कौन से होते हैं, तो बल का मात्रक आपने अच्छे से सुना होगा कि ऐसा ही पद्धति में होता है न्यूटन। सबसे पहले न्यूटन कौन सी पद्धति में है, ऐसा ही पद्धति में। न्यूटन के बाद में आपने नाम सुना होगा डाइन। किस नाम से, डायन। किस पद्धति में, CGS पद्धति में। डाइन, डायन नहीं, डाइन। किस पद्धति में, CGS पद्धति में। तो यहाँ से अपने दो मात्रक निकल के आए। और अगर आपसे कोई तीसरा मात्रक और बात करें तो देखो तीसरा मात्रक आप कैसे निकाल सकते हो। बल का मात्रक पहला तो हो गया न्यूटन, दूसरा हो गया डाइन। नेक्स्ट जो इसका मात्रक है, अपन मात्रक की बात करें, देखो मात्रक हमेशा उसके फॉर्मूले से निकल जाता है। बल बराबर होता है ma। अब अगर अपने को बल का मात्रक निकालना है तो m होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किससे अपन डिनोट करते हैं, kg से। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया MKS पद्धति में। कौन सी पद्धति में हो गया, MKS पद्धति में, क्योंकि द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, इसलिए MKS पद्धति। अगर अपन बात करें कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं। एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5। अब आप बोलोगे सर कैसे होते हैं, हमारे को तो पता ही नहीं है। तो देखो अब हमारे को न्यूटन और डायन में रिलेशन निकालना होता है। तो अपन जानते हैं कि न्यूटन, F बराबर ma, बल का मात्रक होता है न्यूटन, SI पद्धति में, और यह किस में, CGS पद्धति में। अब क्या करते हैं, ये जो MKS जो पद्धति है इसको अपन को किस में बदलना है, CGS पद्धति में। जब अपन CGS पद्धति में निकाल देंगे, ये MKS पद्धति न्यूटन को दर्शाती है यहाँ पर, SI पद्धति या MKS पद्धति को, और ये जो डायन वाला है ये CGS पद्धति को यहाँ पर डिनोट करता है। तो kg को अपन ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, गुणा मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और सेकंड, अपन जानते हैं CGS पद्धति हो या MKS पद्धति हो, उसमें समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पे भी सेकंड है और वहाँ पे भी सेकंड है, तो अपन यहाँ से इसको नहीं लेंगे, और ये हो जाएगा 3 0 और 2 0, 5 0, 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन, इसने इसकी बात की है। तो ये अपन ने देखा कि बल क्या होता है, कि बल एक ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या उसे प्रेरित करे, क्या कहलाता है, बल कहलाता है। बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, और यह एक सदिश राशि है। और इसके अगर मात्रकों की बात करें, न्यूटन, डायन और kg, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, 10 की पावर 5 न्यूटन, 10 की पावर 5 डायन। अब देखो, अब यहाँ पर हम जो बल होते हैं, इनको बलों को दो प्रकार से बांट करके अपन इनको पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर दो बल कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार से आप इनको किस तरीके से बांटोगे। तो दो प्रकार से बांटने का कारण क्या है, इनको अपन जब इनको बलों को दो प्रकार से बांटते हैं, तो बलों को देखो किस तरीके से हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो होता है असंपर्क बल और एक होते हैं संपर्क बल। अभी पूरा समझ में आ जाएगा। बल को हम कितने प्रकार से बांट के पढ़ते हैं, दो प्रकार से। एक तो होता है असंपर्क बल और दूसरे होते हैं संपर्क बल। कोई भी आपसे इनकी परिभाषा नहीं पूछना,
बस आपसे इनके एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो बल को अपन कितने प्रकार से, मुख्यतः 2 प्रकार से बांट के पढ़ते हैं। कितने टाइप से? 2 टाइप। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक तो असंपर्क बल और एक होते हैं संपर्क बल। असंपर्क बल का मतलब है कि कोई भी एक, अपन कह सकते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो बल लगाने वाला और एक जिस पर बल लगाते हैं। अगर अपन इन दोनों को, जिस पर बल लगा रहे हैं और जिसके द्वारा बल लगा रहे हैं, अगर ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे बल को अपन क्या कहेंगे? असंपर्क बल। और जब 2 बल लगाने वाला और जिस पर बल लगाते हैं दोनों संपर्क करते हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे? संपर्क बल। अब आप ऐसे बोलोगे, सर ऐसा कौन सा बल है जो असंपर्क होता है और ऐसा कौन सा बल है जो संपर्क बलों की श्रेणी में आता है? तो अब हम यहाँ से जब देखेंगे कि संपर्क बल कौन कौन से होते हैं और असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं, तो आपने देखा कि संपर्क बल और असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं कि जब दोनों वस्तुओं के बीच में अगर कोई संपर्क ना हो तो असंपर्क बल कहलाते हैं, और दोनों वस्तुओं के बीच में जब संपर्क हो, जो बल लगा रहा है वो और जिस पर बल लग रहा है वो अगर दोनों संपर्क में है तो संपर्क बल कहलाएगा। जैसे मान के चलो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, अब एक बात बताओ कि मैंने इस मार्कर को जैसे नीचे छोड़ूंगा, नीचे गति करेगा। अब ये बताओ कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और ये जो मार्कर है, ये पेन है, इसमें क्या कोई अपन कह सकते हैं क्या कि इनमें कोई संपर्क हो रहा है क्या? कि सर नहीं हो रहा। अगर इनमें संपर्क नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि कौन सा बल लग रहा है? असंपर्क बल। ऐसे ही अपन जानते हैं कि जब बारिश वगैरह जब होती है तो अपन गाँव में जब बोलते हैं कि बेटा बड़ी लाइन के नीचे मत खड़ा होना, कि जो बड़ी, जो हाई वोल्टेज की जो लाइन जाती है अपने गांव से निकल के, खेतों से निकल करके, होता क्या है कि वो चुंबक या फिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, आवेशित चीज़ों को। अब जैसे हमारा शरीर एक, अपन कह सकते हैं कि इसमें करंट प्रवाहित होता है, मतलब आवेश है इसमें, तो इस वजह से कहा जाता है कि बड़ी लाइन के नीचे बारिश के टाइम पर नहीं खड़ा होना चाहिए। तो बिना संपर्क के भी वो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इस वजह से वह भी कैसा बल है? असंपर्क बल। और एक आपने सुना होगा नाभिकीय बल। परमाणु में नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो लगने वाला जो बल होता है वो भी कौन सा बल होता है? असंपर्क बल होता है। अब आप बोलोगे साहब संपर्क बल कौन सा है? संपर्क बल हमेशा पेशियों के द्वारा लगता है। पेशियों का मतलब होता है मांसपेशी। जैसे मैंने किसी भी चीज़ को उठाया, इस मार्कर को उठाया, इस मार्कर को उठाने का मतलब है कि मैंने बल लगाया, अपने हाथों से लगाया, पेशियों से लगाया। इस वजह से उसे अपन किस नाम से जानते हैं? पेशीय बल के नाम से अपन उसको जानते हैं। और अगला जो होता है घर्षण बल। घर्षण बल भी 2 वस्तुओं के मध्य में लगता है और घर्षण बल के कारण ही गति संभव हो पाती है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आप ये मान के चलना कि गति संभव नहीं होगी। घर्षण बल क्या होता है, क्या नहीं होता, अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने बल को 2 प्रकारों से बांट के, असंपर्क, संपर्क। असंपर्क में गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, नाभिकीय। संपर्क में पेशीय और घर्षण बल। चलो अब अपन क्रम से बात करते हैं सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की। यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे, पूरे के पूरे सॉल्व होंगे, बस ध्यान से समझते हुए चलना। मैं आपको इनके आए हुए जो एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं वो आपको करवाता चलूँगा। तो अपनी एक सीरीज जो क्लासें हैं उनमें एक सीरीज अपने क्वेश्चनों की चलेगी, प्रॉपर क्वेश्चन चलेंगे जो मैं आपको सॉल्व करवाया करूँगा विद डिटेल। उससे क्या है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो पूरा रिवीजन होएगा उसका, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नंबर 1 सबसे पहले असंपर्क बलों की अपन बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? असंपर्क बलों की बात करते हैं। असंपर्क बलों में सबसे पहले हम जब बात करते हैं वो है गुरुत्वाकर्षण बल। देखो अपने को पूरा पढ़ाना होता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखवा देता हूँ कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो गुरुत्वाकर्षण बल से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बन सकते। तो जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, हमेशा याद रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं,
थोड़ी आवाज़ के कारण वीडियो को बीच में क्या है कि रोकना पड़ता है, तो उस वजह से कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कंप्लीट समझा दूंगा, तो इस चीज़ की आप प्रॉब्लम मत करना। तो गुरुत्वाकर्षण बल, देखो होता क्या है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो क्षेत्र होता है, उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जो भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, वो एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में चाहे कोई भी वस्तु, जैसे मान के चलो आप मेरी वीडियो को वहाँ पर देख रहे हो, और जब आप वहाँ पर वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि मैं भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हूँ पृथ्वी के, और आप भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हो, तो इसका मतलब क्या मैं आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूँ क्या? बिल्कुल। पृथ्वी पर कहीं पर कुछ भी रखा हुआ है, वह प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति हमारे ऊपर क्या लगा रहा है? एक गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, और हम भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जो भी वस्तु है, वह एक दूसरे पर क्या लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। अब वस्तु अगर हल्की है या वस्तु अगर भारी है, तो जितना गुरुत्वाकर्षण बल खुद लगाता है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, मृत जीव हो, कुछ भी हो, उतना ही बल सामने वाला आप पर लगाएगा। कहने का मतलब है कि मान के चलो मैं जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा हूँ, तो सामने वाला भी मेरे पर उतना ही लगाएगा। अगर कोई छोटा कण है तो उसके अनुसार लगाएगा, और अगर कोई बड़ा कण है तो उसके अनुसार लगाएगा। तो बस इन 2 लाइनों में मैंने यही लिखा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित, ऐसी कोई खास लाइन है नहीं है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तथा स्वयं भी उनसे गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करती है, क्लियर हुआ? जब कोई एक वस्तु, चाहे वो हल्की हो चाहे भारी हो, जब कोई एक वस्तु अन्य वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो स्वयं भी उससे उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करती है? अनुभव करती है, जहाँ इनकी दिशा विपरीत होती है। विपरीत दिशा का मतलब क्या है? अब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल को आपने यहाँ तक देख लिया। देखो कि मैंने मान लिया कि पृथ्वी पर ये कोई 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2, और इनके जो बीच की दूरी है वो है r। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। 2 वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, और इनके बीच की दूरी क्या है? r है। अब अगर अपन यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर अपन बात करें, गुरुत्वाकर्षण अगर बल की अपन बात करें, तो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो m1 गुणा m2, ये जो बल लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल, ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये होता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर समानुपाती का जो चिन्ह लगा हुआ है, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमारे को कोई ना कोई नियतांक यहाँ पर लाना पड़ेगा। अब जब कोई ना कोई नियतांक लाना पड़ेगा, तो नियतांक क्या है? वह नियतांक अपन यहाँ पर लेके आते हैं, तो ये बनता है Fg बराबर g m1 m2 अपॉन r²। यहाँ पर हमने ये जो कैपिटल G देखा, ये कैपिटल जो G है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। चूंकि कैपिटल G बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है कौन? G। अब आप यहाँ से एक चीज़ आप ये मान के चलो कि आपने जो फॉर्मूला देखा है Fg बराबर g m1 m2 अपॉन r²। अब यहाँ से आप ये पता कर सकते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ये किस किस पर डिपेंड करता है।
किस किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। जो दो वस्तु हैं उनका द्रव्यमान m1 व m2 चाहे कोई भी हो उन पर डिपेंड करेगा, उसके समानुपाती होता है। और त्रिज्या के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती मैं आपको समझा चुका हूँ। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर इधर का बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अगर ये नीचे वाला बढ़ेगा तो ये कम होगा और अगर ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ तक हम पहले देख चुके थे। अगर आपसे कोई इस तरीके से बोल दे कि नहीं सर अब हमारे को इसका मात्रक बताओ, आप क्या बताओ? मात्रक। किसका मात्रक? जी का मात्रक। किसका मात्रक? जी का मात्रक। अरे बिल्कुल बता सकते हैं। आपको मात्रक किसका चाहिए? जी का। अब जिसका मात्रक चाहिए उसको आपने एक साइड में रख लिया, बाकी की जो राशियां हैं वैल्यू है उनको अपन दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो जी को आपने एक साइड रख लिया तो आर स्क्वायर जाएगा इसके साथ, तो एफ जी मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन m1 मल्टीप्लाई m2। ये अपन क्या निकाल रहे हैं? मात्रक निकाल रहे हैं। किसका? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या निकाल रहे हैं? मात्रक निकाल रहे हैं। अब इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा जी बराबर एफ क्या है? बल है, और बल को अपन किससे डिनोट करते हैं? न्यूटन से। मात्रक आर स्क्वायर, आर क्या है? त्रिज्या, दूरी, और दूरी को अपन किससे डिनोट करते हैं? मीटर से। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन m1 m2 क्या है? द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को केजी से, तो ये भी केजी ये भी केजी, तो कितना है? केजी स्क्वायर। तो ये है किसका मात्रक? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या हो जाता है? ये मात्रक हो जाता है। तो देखो अगर आप चीज़ों को अगर डिटेल से क्रम से पढ़ते चलते हो तो आपको किसी भी चीज़ में मात्रक फिजिक्स वगैरह आपको इतनी हार्ड नहीं लगेगी। और आप ऐसे ऊट पटांग पढ़ते हो, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया कभी कहीं से पढ़ लिया, तो आप ये मान के चलना कि आपको ना तो ये आज समझ में आनी ना कल समझ आनी। तो डिटेल से क्रम से कहीं से भी देखो, आप देखते हुए चलो, बीच में उसको ना छोड़ें। अगर हम यहाँ पर जी की अगर वैल्यू की बात करें तो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और मात्रक ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन, या फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? ये आ गया अपने जी का मान। ये किसका मान आ गया? जी का मान। तो जी का मान आपको याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है सार्वत्रिक। तो अपन ने देखा कि अगर आपको गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है तो दो वस्तुओं के समानुपाती गुणनफल के द्रव्यमान के समानुपाती गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी होती है या त्रिज्या होती है, दूरी होती है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर अपन ने कैपिटल जी लगा दिया जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। अगर आप जी का मात्रक देखो तो जी का मात्रक अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, सबको इधर लेके आ गए, जी को रखा अपन ने। एफ होता है बल न्यूटन, आर त्रिज्या मतलब आर दूरी होती है, दूरी को अपन मीटर में मापते हैं, केजी स्क्वायर। अगर आपसे इसकी परिभाषा की बात कर लें तो परिभाषा में आप क्या लिखोगे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है कि दो वस्तुओं जो आपस में अपन बात कर रहे हैं कि किनके मध्य का अपन गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं, तो उन दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है m1 व m2, द्रव्यमान अगर m1 व m2 है और उनके बीच की दूरी क्या है? r। यदि दो वस्तुओं के का द्रव्यमान m1 व m2 है तथा उनके बीच की दूरी यदि r है तो जो गुरुत्वाकर्षण जो बल का जो फॉर्मूला बनेगा वह इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मात्रक अपन ने देख ही लिया कंप्लीट किस तरीके से है। अब मैं वो हिंदी जो मैंने बोली है वो लिखवा नहीं रहा, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर मैं आपको धीरे धीरे बोल के वापस सुना रहा हूँ, तो एक बार सुन लेना। ऐसे रोक रोक के आप इसको लिख सकते हो कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है
दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, यदि उनके बीच की दूरी r मीटर हो तो, यदि उनके बीच की दूरी r मीटर हो तो, उनके बीच की दूरी r मीटर हो तो उन वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो तो, उन वस्तुओं के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के समानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख लिया होगा सबने, ठीक है। तो ये मैंने फॉर्मूले से ही वापस इसको लिखवा दिया, वैसे लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको समझा दिया कि F जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है अगर अपन वो निकालते हैं तो F समानुपाती m1 × m2 अपॉन r²। यहाँ से अपन समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो g आ जाता है ना, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अगर आपसे g के मात्रक की अगर बात करें तो g का मात्रक होता है न्यूटन × मीटर²/kg², ठीक है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। अब गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपन और चर्चाएं करते हैं। तो देखो, अगर आपसे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल सबसे बड़ी बात ये होती है कि दो वस्तुएं रखी हुई हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, कि जब दो वस्तुएं रखी हुई हैं, कहीं पे भी रखी हुई हैं, जैसे मान के चलो मेरे सामने कैमरा है या फिर मोबाइल है या स्टैंड है या कोई भी है, बोतल है, पानी है, कुर्सी है, कुछ भी है, ठीक है, मेरे सामने रखा हुआ है। ये जितनी भी वस्तुएं, ये सारी की सारी आप लोग जो देख रहे हो मेरी वीडियो को या फिर जो नहीं देख रहे, इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में जो भी वस्तु या व्यक्ति है उन सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। अब बीच में अपने को पता ही नहीं है कि कौन सा माध्यम आ रहा है, ठोस आ रहा है, द्रव आ रहा है, गैस आ रहा है, क्या आ रहा है, या फिर कुछ माध्यम है ही नहीं, पता नहीं कौन कौन से माध्यम आ रहे हैं। तो क्या इस चीज़ से इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा कि बीच में कौन सा माध्यम है? नहीं पड़ा ना। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर दो वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उनके बीच में कौन सा माध्यम है। और फॉर्मूले में भी आपने देखा कि फॉर्मूले में आपको ये कहीं नहीं दिख रहा होगा कि इसमें माध्यम है। इसमें फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पता चल रहा है कि फॉर्मूले में सिर्फ कि m1 है, m2 है और r। तो अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर कहीं पर भी अगर स्थित है, कहीं पर भी रखी हुई है, तो उन वस्तुओं के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और यह इस चीज़ पर निर्भर नहीं करता कि उनके बीच में कौन सा माध्यम है। क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ कि पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई भी वस्तु रखी हुई है, कहीं पर भी मतलब कहीं पर भी हो सकती है वो, तो चाहे अमेरिका ले लो, रूस ले लो, कहीं पर भी ले लो आप, और जहाँ पर आप बैठे हो आप भी उन पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हो ना। तो ये बताओ, आप जब गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हो, इसकी जो परास है, इसकी जो रेंज है, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इसकी लंबाई, गुरुत्वाकर्षण बल की रेंज, परास कितनी है? बहुत अधिक। तो गुरुत्वाकर्षण जो बल है प्राकृतिक बल है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्राकृतिक बल है जो सबसे दुर्बल बल माना जाता है। जो सबसे कैसा माना जाता है? दुर्बल। कैसे? मान के चलो मैंने कोई चीज़ रख दी, तो ऐसे थोड़ी ना कि पृथ्वी अपने आप ही उसको खींच लेती है, नहीं खींचेगी ना। ऐसे कैमरा को मैं खींच लूँगा, मेरे सामने जो भी चीज़ें रखी है उनको तो मैं खींच लूँगा, ये तो गलत है। तो प्राकृतिक बलों में जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे दुर्बल बल माना जाता है,
लेकिन इसकी जो परास होती है, इसकी जो रेंज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यही लिखा है मैंने, देखो पढ़ के देखो एक बार। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच माध्यम पर निर्भर नहीं करता। बीच में कौन सा माध्यम है इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल प्राकृतिक बलों में सबसे दुर्बल है। जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है यह प्राकृतिक बलों में सबसे क्या है, दुर्बल है। राइट, क्लियर हुआ। जबकि इसकी जो परास या रेंज है वो सबसे क्या है, अधिक है। इसकी परास या रेंज क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, अब यहाँ तक आपने इसको क्लियर कर लिया। अब अपन बात कर रहे थे बल की। बल में बात कर रहे हैं अपन किसकी, गुरुत्वाकर्षण बल की। लेकिन अब हम यहाँ से जो रिलेशन जो निकालने वाले हैं कि पृथ्वी के ऊपर, किसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति और जो पृथ्वी है उनके मध्य में जो गुरुत्वाकर्षण बल है या त्वरण है, उनमें क्या रिलेशन निकलता है, बल में किस तरीके से रिलेशन निकलता है। देखो, यह है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर यह कोई व्यक्ति है और यह क्या है, पृथ्वी। इस व्यक्ति का या इस मनुष्य का मैं द्रव्यमान मान लेता हूं m। तो मैन मतलब m का मतलब आदमी और ये स्मॉल m का मतलब इसका द्रव्यमान। ऐसे ये पृथ्वी है तो यहाँ पर भी मैं इसका जो द्रव्यमान है वो m मान लेता हूँ, लेकिन m क्या लिख दिया मैंने, e का मतलब अर्थ। तो ये है पृथ्वी का द्रव्यमान और यह है इस व्यक्ति का द्रव्यमान। तो अगर अपन इनके बीच में बल की बात करेंगे तो जो बल लगेगा वो अपन जानते हैं कि अपन ने अभी अभी गुरुत्वाकर्षण जो बल देखा है Fg बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही तो देखा है अपन ने। ठीक है, यहाँ पर जो m1 और m2 क्या है, m1 और m2 है कि वो दो वस्तु कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर दो वस्तु कौन कौन सी हैं, एक तो अपन ने पृथ्वी मान ली और दूसरा क्या है, कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर इनका जो द्रव्यमान है उसको मैं पुट कर दूँ। देखो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं इसको। कैसे, जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो बनेगा Fg बराबर g, m1 मान लेता हूँ मैं इसको और m2 मान लेता हूँ पृथ्वी को। तो m व्यक्ति का द्रव्यमान और ये हो गया अर्थ का द्रव्यमान और ये हो गई त्रिज्या का स्क्वायर। अभी त्रिज्या कौन सी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पृथ्वी का क्या होगा, केंद्र होगा और इस पृथ्वी के केंद्र से इस व्यक्ति के बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या। वैसे अपन इस त्रिज्या को यहाँ पर कैपिटल R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। किसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की, RE, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। देखो चीज़ों को समझाने के लिए मैं आपको इतना करवा रहा हूँ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा आपको पढ़ना क्या है। ये बल निकल के आया, आप बोलोगे हाँ सर ये बल है। क्या है, बल। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं यार, मैंने तो बल का फॉर्मूला ये पढ़ा है F बराबर ma। तो आप बोलोगे कि सर हमने कब गलत बताया आपको। भाई अभी अभी अपन ने बल ये पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ नहीं, मैंने तो बल, मेरे को पता ही नहीं है इसके बारे में। मैंने तो बल ये पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है, ma होता है। मैंने आपसे बोला कि मैं नहीं, मैंने तो जो बल पढ़ा है वो पढ़ा है F बराबर ma। कि हाँ सर आपकी बात भी सही है, जैसे आपने ये पढ़ा था मैंने भी ये पढ़ा था। अब यहाँ पर बात अपन किसकी करते हैं कि जो हमने F बराबर ma पढ़ा है, तो यहाँ से अपने को पता चला कि ये भी बल है और ये भी बल है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो द्रव्यमान है ये ले लिया मैन का, जो व्यक्ति है उसका द्रव्यमान ले लिया। तो ठीक है, ये आपको पता ही है, m क्यों लिखा है मैंने, व्यक्ति का जो है मास है, द्रव्यमान। और यहाँ पर जो a होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर अपन यहाँ पर मानते हैं। किसको, a को किसके बराबर मानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर।
अब मैंने आपको ये क्यों करवाया है, क्यों लिखवाया है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझना कि यहाँ पर ये भी बल है और ये भी बल है। तो मैं जब समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करता हूँ तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने से पता चलता है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैंने क्या किया कि जो समीकरण 1 और 2 है इन दोनों की तुलना करी। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, एफ जी बराबर एफ। जब ये इधर वाले बराबर है तो इधर वाले भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो मैंने जैसे इधर वाले बराबर किए तो दोनों बराबर हो गए। ये कट गया ऊपर से ऊपर। अब जो बचेगा वो बचेगा, इधर तो ए है, ए को अपन जी भी लिख सकते हैं। गुरुत्व त्वरण बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यह है इम्पोर्टेंट। तो यहां से अपने पास जी बराबर आया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एम ई है ये पृथ्वी का द्रव्यमान, ये किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का। और आर ई जो है ये पृथ्वी की त्रिज्या। ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, पृथ्वी की त्रिज्या। और ये है गुरुत्वीय त्वरण जी। अब इस जी का अगर हम अपन मान की, अगर ये जैसे मान वगैरह अपन देखें तो अपन जानते हैं जी बराबर क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण को दर्शाता है। यहाँ पर त्वरण का मात्रक है तो जी भी तो एक त्वरण ही तो है, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है, कि स्मॉल जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों बताया है आपको, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको याद क्या करना है, ये आया कैसे, ऐसे, बस आया कैसे मैंने आपको बता दिया, याद ये रखना है। चलो अब देखो, जब अपन ने जब वहाँ पर शुरुआत में जब अपन ने एक बात पढ़ी थी, बताई थी कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति ध्रुवों की ओर जाता है विषुवत रेखा से, किधर जाता है, ध्रुवों की ओर जाता है, तो जी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो देखो ये इसका केंद्र बिंदु मान लेता हूँ और ये इसकी त्रिज्या है R1 और ये है R2। अपन जानते हैं कि विषुवत रेखा पर त्रिज्या बड़ी होती है, मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2, कि R1 बड़ा है, R1 जो त्रिज्या है वो R2 से क्या है, बड़ी है। अब इस G की अगर अपन बात करें कि अपन ने ऐसा बताया क्यों आपको कि G विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ता हुआ जाता है, उसका कारण क्या है, ये फॉर्मूला देखो। इस R का मतलब है त्रिज्या पृथ्वी की। तो जैसे जैसे ये त्रिज्या बढ़ेगी, बताओ R क्या होगा, ये G क्या होगा, कम होगा। तो एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सी त्रिज्या ज़्यादा बड़ी है, कि सर R1, मतलब विषुवत रेखा वाली। तो जोन सी R1 अगर बड़ी है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, कम होगा। इसका मतलब है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, कम होगा। कौन सी त्रिज्या छोटी है, ध्रुवों वाली, तो इसका मतलब है जहाँ की RT, ये जो R है ये छोटी होगी तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो को बार बार देखें, थोड़ी सी टिपिकल है, हल्की सी, बाकी इतना कोई है नहीं है। आप अगर रट्टा लगाना चाहो, रटना चाहो, ये फॉर्मूला रट लो। और एक जो कोटेशन मैंने आपको बोला है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो गुरुत्वीय जो त्वरण है उसका मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और इसी वजह से जब अपन ने बात की थी द्रव्यमान और भार की, किसकी बात की, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान एक अदिश राशि होती है कि कोई भी वस्तु का जो परिमाण है वही उसका द्रव्यमान होता है, लेकिन जो भार होता है अपन जानते हैं W बराबर mg। किसी वस्तु का अगर भार की अगर बात करें तो
उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल ही क्या कहलाता है, भार कहलाता है। और ये पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है उससे भार बनता है, पैदा होता है। तो जैसे जैसे अपन ने देखा था यहाँ पर अगर जी बढ़ेगा तो बताओ डब्ल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन ने देखा था कि जैसे जैसे जी बढ़ता जाएगा डब्ल्यू भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पर विषुवत रेखा पर जी क्या होता है, कम होता है ना, मतलब डब्ल्यू भी क्या होगा यहाँ पर, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ोगे तो जी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, मतलब डब्ल्यू भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वो बढ़ता है, तथा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो भार होता है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति का जो भार होता है वो न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, और अधिकतम कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। अधिकतम कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर। क्लियर हो गया यहाँ तक, पहले अपन पढ़ चुके हैं इसको। तो अब मैं आपको वापस द्रव्यमान और ये भार में अंतर नहीं करवाऊंगा, मैं आपको पहले करवा चुका हूँ ये द्रव्यमान और भार में अंतर, ठीक है। तो आप ये कर लेना। अब कई बार क्या है, आपने नाम सुना होगा भारहीनता, कई बार क्या सुना होगा, भारहीनता। भारहीनता का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो भार होता है, देखो द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है लेकिन भार बदलता है। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर भार 0 हो जाए तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, भारहीनता के नाम से जानते हैं। तो भारहीनता क्या होता है कि जितने भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जो जी होता है, गुरुत्वीय जो त्वरण होता है वह शून्य हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब एक बात यहाँ देखो आप, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mg होता है कि नहीं होता, कि सर हाँ होता है। तो कृत्रिम जितने भी उपग्रह होते हैं या फिर अंतरिक्ष में क्या होता है कि जो जी का जो मान होता है ना 0 हो जाता है, और जैसे जी का मान 0 होगा तो डब्ल्यू बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं, तो आप नोट बना के, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, नोट बना के लिखो कि कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष में, कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण कोष्टक में जी लिख लेना आप। कृत्रिम उपग्रह तथा अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण कोष्टक में जी लिख लेना, शून्य हो जाता है, जिसके कारण गुरुत्वीय त्वरण शून्य हो जाता है, जिसके कारण यहाँ भारहीनता का अनुभव होता है, जिसके कारण यहाँ भारहीनता का अनुभव होता है। अब देखो, अपन चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय है, उसका गुरुत्वाकर्षण है उसका, लेकिन पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। बहुत कम कितना, 1/6 गुना। कितना है, 1/6 गुना। तो सिंपल सी बात है, अगर भार की बात करेंगे अपन, किसी भी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर कितना है, अगर चंद्रमा पर अपन देखेंगे तो उसमें कितने का भाग दे दो, 6 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 1/6 गुना। तो पृथ्वी की तुलना में जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 1/6 गुना। कितना है, 1/6 गुना। तो यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही आगे थोड़ी सी और बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण में आपने देख लिया कि कैसे अगर व्यक्ति ऊपर जाता है, ध्रुवों की ओर जाता है, विषुवत रेखा की ओर आता है, तो किस तरीके से उसमें भार बदलता है, किस तरीके से जो जी का जो मान है वो कम ज़्यादा होता है। अब देखो, होता क्या है कि जो पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। और ये क्या है, उसके ध्रुव पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, गति करती है। तो होता क्या है कि जब पृथ्वी जब घूर्णन करती है, ये इसकी विषुवत रेखा है, ये इसकी क्या है, विषुवत रेखा। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण पृथ्वी के
घूर्णन के कारण जो जी का जो मान है ना वो कम रहता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान हमेशा क्या बना रहता है, कम बना रहता है। लेकिन ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विषुवत रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान क्या बना रहता है, कम बना रहता है, लेकिन ध्रुवों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, अपन जानते हैं W बराबर क्या होता है, mg। W बराबर क्या होता है, mg। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती रहती है तो g का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। तो बताओ W का मान भी क्या रहेगा, कम। तो पृथ्वी के घूर्णन करते समय जो W जो होगा, वस्तु का जो भार होगा, वो क्या रहता है, हमेशा थोड़ा कम रहता है। लेकिन जैसे ही अचानक पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जो जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर जी की जो वैल्यू है अगर वो बढ़ेगी तो बताओ W भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें समझ में आई। लेकिन ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपन ने विषुवत रेखा की बात की। किस तरीके से कि यदि कोई पृथ्वी है, यदि पृथ्वी है और वो घूर्णन कर रही है तो घूर्णन के कारण जो उसका गुरुत्वीय त्वरण है वो है हमेशा कम बना रहता है। घूर्णन के कारण पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कैसा बना रहता है, कम बना रहता है, जिसके कारण उसका जो भार है, किसी वस्तु का भार, वो भी क्या बना रहता है, कम। लेकिन जैसे ही पृथ्वी अचानक से घूर्णन करना बंद कर दे तो उसका गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका जो भार है वस्तु का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा यहाँ से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। अब और अगर अपन बात करें तो एक और पॉइंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे यहाँ से। चलो, एक आप नोट बना के हमेशा याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट नोट है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कम होता है। जी का मान कम होता है, मतलब कम होता है, मतलब कमी आती जाती है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे या पृथ्वी से नीचे जाओगे तो जी के मान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। याद रखना कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या गहराई में या नीचे जाने पर जो गुरुत्वीय जो त्वरण है उसके मान में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो वस्तु के भार पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, है। तो इस तरीके से ऑप्शन आते हैं उसमें। तो अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक आपने देख लिया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। अब आपने खूब अच्छे से सुना होगा लेफ्ट लिफ्ट करके ऐसे, इस तरीके से। तो अपन उसकी बात कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु अगर लिफ्ट में अगर कोई गति कर रहा है, लिफ्ट में जब गति करता है तो तीन स्थितियाँ बनती हैं। और तीन स्थितियाँ कैसे कैसे, या तो वस्तु या कोई व्यक्ति नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, या फिर अचानक से अगर लिफ्ट
अगर उसका जो केबल है अगर वो टूट जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब यदि लिफ्ट जो है, अगर कोई लिफ्ट है वह एक त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, अगर कोई लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गति कर रही है, देखना आप, जब कोई व्यक्ति, जैसे आप कभी अगर लिफ्ट में बैठे होंगे तो जैसे ही आप उसमें बैठे हो और जैसे ही वो अचानक से ऊपर गति करती है तो आपको थोड़ा सा भार ज़्यादा महसूस होता है, आपके पैरों पर थोड़ा सा ज़्यादा दबाव लगता है। और थोड़ा सा अगर ज़्यादा दबाव लग रहा है इसका मतलब है कि आपके भार में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो अगर कोई लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर गति करे तो उसका जो गुरुत्वीय जो त्वरण बनता है, तो मैं गुरुत्वीय त्वरण को जी डैश से दर्शा देता हूँ। तो पहले का गुरुत्वीय त्वरण ए और इसमें वृद्धि कितने की हो गई, ए की, तो ये यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण बन जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भार बढ़ गया हो। कैसा प्रतीत होता है इसमें कि उसका भार क्या हो गया हो, बढ़ गया हो। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। वही चीज एक त्वरण से कोई लिफ्ट नीचे की ओर गति करती है, और जब कोई लिफ्ट जब नीचे की ओर गति करती है तो क्या होता है कि आप जब लिफ्ट में बैठे होंगे, बैठ गए, खड़े रहे, जैसे ही वो चलना प्रारंभ करती है अचानक से, देखो जब अचानक चलेगी तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन को अपन किस नाम से जानते हैं, त्वरण के नाम से। अब जब लिफ्ट एक साथ चलना प्रारंभ करती है तो आपको अजीब सा महसूस होता है, लेकिन वो जब चलने लग जाती है तब आपको अजीब महसूस नहीं होता, क्योंकि उस टाइम बाद में उसका जो वेग है वो नियत हो जाता है, और नियत हो जाएगा तो परिवर्तन नहीं है, तो त्वरण नहीं है वहाँ पर। तो आपको जो अनकंफर्टेबल जो महसूस होता है वो या तो चलेगी तब या रुकेगी तब आपको महसूस होता है। तो जैसे ही जो लिफ्ट है जैसे ही वो नीचे चलना प्रारंभ करेगी तो आपको हल्का सा ऐसे महसूस होगा कि अच्छा कुछ हल्का सा आपके भार में हल्की सी कमी होगी, और वो हल्की सी कमी ही दर्शाती है यहाँ पर कि गुरुत्वीय त्वरण जो बनेगा वो जी माइनस क्या बनेगा, ए, जी माइनस ए त्वरण की क्या यहाँ पर क्या हो जाती है, थोड़ी सी कमी हो जाती है इसमें। तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है, इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भार में कमी आई हो। इसमें कैसा प्रतीत होता है कि भार में क्या आई हो, कमी आई हो। अब हुआ क्या अगली स्थिति में कि काश ऐसा हो ना, लेकिन बाई चांस हो भी जाए कि अचानक से जो लिफ्ट है उस लिफ्ट की केबल टूट जाए, अचानक से लिफ्ट की केबल टूट जाए। अगर अचानक से लिफ्ट की केबल अगर टूट जाए, और अगर लिफ्ट की केबल अगर टूट गई तो अभी तो अपन त्वरण की बात कर रहे थे, ए इस तरीके से, वहाँ पर क्या होगा, अगर टूट जाएगी तो जो वहाँ पर जो त्वरण लगेगा वो जी लगेगा, और अगर जी में से जी माइनस कर देंगे अपन, जी डैश बराबर जी माइनस जी, तो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब जी डैश क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो। और इसे अपन किसकी स्थिति कहते हैं, भारहीनता की। इसकी स्थिति कहते हैं भारहीनता की। तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, भारहीनता आपको महसूस होगी। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपन ने बल के बारे में पढ़ा, बल क्या होता है, बल कैसी राशि है, बल का मात्रक क्या है, ठीक है। फिर अपन ने देखे बल दो प्रकार के होते हैं, असंपर्क बल और संपर्क बल। असंपर्क बलों में अपन ने पहला बल पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कौन किस पर लगाता है, कितना लगाता है, यह अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में कि दो वस्तुओं के बीच में r दूरी है और दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान m1 व m2 है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा।
कि f समानुपाती होता है दोनों के गुणनफल m1 इंटू m2 अपॉन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर अपन ने समानुपाती के चिन्ह को हटा करके कैपिटल G लिखा था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि बल को अपन F बराबर ma से भी दर्शाते हैं और पृथ्वी पर कोई व्यक्ति खड़ा और पृथ्वी के बीच में जो रिलेशन जो होता है वहाँ पर स्मॉल g और कैपिटल G वो अपन ने निकाला था। फिर इसके बाद में अपन ने भारहीनता वगैरह लिफ्ट वगैरह के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। लोगों से बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारे लिए अपन कह सकते हैं कि मोटिवेशन है। अगर आप सहयोग करोगे तो हम अच्छे से वीडियो डालेंगे और भी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपने क्लास देखी और आपने प्रॉपर इसके नोट्स बनाए होंगे। क्लास में थोड़ा सा बीच बीच में डालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो कारण है कि यहाँ पर जो है माहौल जो है उस हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जैसे भी अपने को टाइम मिलता है उस हिसाब से आज भी आपने देखा होगा बीच बीच में कहीं ना कहीं ऐसे कट रखा होता है। क्या है कि पास में एक मकान का काम चल रहा है, उसमें से क्या है उनकी आवाज़ आती रहती है तो घर इस तरीके से तो फिर वो सिस्टम बैठ नहीं पाता। कोई नहीं, कोशिश की है कि आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ जाए, अगर मान के चलो आपके 10% भी समझ में आ गया तो आप ये सोचना कि अगर किसी पेपर में अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से 10 क्वेश्चन मेरी वजह से सही हो गए। सिर्फ 10% की बात कर रहा हूँ। और अगर आप पूरा का पूरा अगर ये समझ लेते हो तो मैं भी इतना कह सकता हूँ कि आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। चीज़ें हैं, डीपली पढ़नी पड़ती हैं अपने को, तो आप इनको समझना अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद और थैंक यू। शेयर करें, सब्सक्राइब करें।